गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था क्रेडिट रेटिंग, है ना। और क्रेडिट रेटिंग में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि आपको टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस ये कराया था। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस तक हो गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस, कि अगर किसी भी कंपनी को अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी है तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ना, किस तरीके से वो क्रेडिट रेटिंग करा सकती है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप है रेटिंग प्रोसेस बिगिंस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी को अपनी रेटिंग करवानी है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो एप्लीकेशन वो भेजती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में, और जब एप्लीकेशन वो रिसीव कर लेते हैं फिर क्या होता है, एक टीम फॉर्म की जाती है विद प्रोफेशनली क्वालिफाइड एनालाइज्ड, है ना, जो कि एनालिसिस करते हैं और कंपनी की जो रिक्वेस्ट है ना, जो उन्होंने भेजी है उसको देखते हैं, और उसके साथ वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी चेक करते हैं, है ना। तो फिर वो स्टार्टिंग में ही वो इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कंपनी के अंदर हो रही हैं, किस तरीके की हो रही हैं, है ना, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद देखो थर्ड स्टेप आता है टीम कंडक्ट मीटिंग विद डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कि फिर ये जो टीम ऊपर बनाई थी हमने सेकेंड स्टेप में टीम बनाई थी उनको चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए प्रोफेशनल की, फिर वो जो डिफरेंट लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनके साथ क्या करती है, मीटिंग करती है ना। मीटिंग करके पूछती है भी कौन सी सिक्योरिटी है, हर सिक्योरिटी का जो क्रेडिट रेटिंग है वो अलग होती है, कौन सी सिक्योरिटीज़ का करना है या जो है वो सारी सिक्योरिटीज़ का ही करना है, और जो मतलब जो भी उनको पूछना है इंपॉर्टेंट जो उनकी क्वारीज होती है फिर वो करती है टीम उनके साथ, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स ऑफ अ कंपनी उनके साथ एंड चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी उनके साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में आता है टीम कंसल्ट विद द बैकअप टीम, जो कंपनी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं, है ना। बैकअप टीम के साथ भी फिर वो कंसल्ट करती है। उसके बाद जब वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेती है ना, तो फिर ये जो टीम है वो उसको फॉरवर्ड कर देती है इंटरनल कमेटी को, जिस इंटरनल कमेटी में सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसके सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। तो फिर उनको रिपोर्ट ये सबमिट कर देती है। लेकिन ये रिपोर्ट फाइनल नहीं होती, एक ओपन डिस्कशन होता है टीम मेंबर्स में और इंटरनल जो कमेटी मेंबर्स हैं इंटरनल कमेटी के, उन मेंबर्स में डिस्कशन होता है। और उसके बाद एक एक्सटर्नल कमेटी जिसका लिंक ना तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से होता है और ना ही कंपनी से होता है, उनके सामने प्रेजेंट की जाती है। देखो सेवन स्टेप, देन द रेटिंग आर प्लेस्ड बिफोर एन एक्सटर्नल कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ रिस्पेक्टिव एंड एमिनेंट पीपल अनकनेक्टेड विद द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ भी कनेक्ट नहीं होती और कंपनी के साथ भी नहीं होती, है ना। और फिर इनके सामने प्रेजेंट किया जाता है और दिखाया जाता है कि क्या जो डिसीज़न है वो बिल्कुल सही है। अगर एक्सटर्नल कमेटी भी उसको ओके कर देती है तो फिर वो फाइनल डिसीज़न मान लिया जाता है ना। तो ये हमारा 8 स्टेप है कि उसको फाइनल डिसीज़न मान लिया जाता है। फिर कंपनी को हम फिर वो जो रेटिंग है वो दिखा देते हैं, और अगर कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन है इस रेटिंग के ऊपर तो वो फर्दर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकती है जिससे कि उनकी रेटिंग इम्प्रूव हो जाए, है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सटर्नल कमेटी को दोबारा भी प्रेजेंट की जा सकती है कि अगर उनका डिसीज़न चेंज होता है, प्रीवियस रेटिंग को चेंज करने के लिए वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, फिर दिखा दी जाती है और कंपनी की रिक्वेस्ट पर वो अपनी रेटिंग को रिव्यू कर सकती है। तो आई थिंक ये स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए फिर से, सबसे पहला कंपनी रिक्वेस्ट करेगी रेटिंग के लिए, फिर एक टीम बनाई जाती है जिसमें कई मेंबर्स होते हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है क्रेडिट रेटिंग करना या सारे फैक्टर्स को चेक करना, है ना। फिर वो डिफरेंट लेवल के जो मेंबर्स हैं मैनेजमेंट के और चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है उसके साथ मीटिंग करती है, बैकअप टीम के साथ मीटिंग करती है ना। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वो इंटरनल कमेटी को सौंप देती है, इंटरनल कमेटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनको सौंप देती है, जिसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी होते हैं और टीम मेंबर्स भी होते हैं। फिर एक ओपन डिस्कशन होता है टीम मेंबर्स में और इंटरनल कमेटी के मेंबर्स में, है ना, जिसमें वो फाइनल एक डिसीज़न तक पहुंचते हैं, बट वो फाइनल नहीं करते। फिर वो एक एक्सटर्नल कमेटी को वो दिखाते हैं अपना डिसीज़न और सारी बातें बताते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनको दिखाते हैं, है ना, ताकि कोई अनजस्टिस ना हो जाए किसी भी कंपनी के साथ। एक्सटर्नल कमेटी उसको चेक करती है और ओके कर देती है और अपने जो व्यूज़ हैं वो कम्युनिकेट कर देती है टू द कंपनी एज ए फाइनल डिसीज़न। फिर अगर कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन है तो कंपनी कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन भी दे सकती है रेटिंग को चेंज करने के लिए, और जो एक्सटर्नल जो कमेटी थी वो उस रिक्वेस्ट पर, कंपनी की रिक्वेस्ट पर उसको फिर से रिव्यू कर सकती है, और अगर वो चेंज करना चाहे तो
चेंज भी कर सकती है। अब देखो इसी चीज़ को इन्होंने डायग्राम के थ्रू भी बताया है कि पहले रिक्वेस्ट होगी, फिर ये वर्क किसको दिया जाएगा, टीम मेंबर्स को। फिर उसके बाद वो जो टीम है वो विज़िट करेगी, कंपनी का इंस्पेक्शन करेगी, फिर इनिशियल इंफॉर्मेशन रिसीव करेगी और एक मीटिंग होगी विद द मैनेजर्स। फिर इंटरेक्शन होगा बैकअप टीम के साथ और रिपोर्ट प्रिपेयर होगी। उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग होगी, है ना, फाइनल डिसीज़न पर पहुंचेंगे। फिर एक्सटर्नल कमेटी के पास पहुंचेंगे जो कि फ़ाइनल डिसीज़न बताएगी। फिर कम्युनिकेट करेंगे टू द कंपनी और फिर कुछ रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू हो सकता है ना, फिर दोबारा से रिव्यू होगा और उसके बाद फिर एक्सेप्टेंस हो जाएगी, है ना। यानी कि कंपनी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी तभी आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, है ना। कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर उसके अंदर कमी भी है तो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, ये था हमारा कि किस तरीके से क्रेडिट रेटिंग की जाती है, इसके अंदर क्या कमियां हैं। क्रेडिट रेटिंग जो प्रोसेस हमने पढ़ी, इसके अंदर क्या कमियां हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इट डज़ नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द फैक्टर्स लाइक मार्केट प्राइस, पर्सनल रिस्क, रिवॉर्ड प्रेफरेंस, है ना। ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं इनको कंसिडर नहीं किया जाता कि मार्केट प्राइसेस क्या हैं, पर्सनल रिस्क क्या है ना, कि उस जिस सिक्योरिटी की आप क्रेडिट रेटिंग कर रहे हो उसकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है उसको चेक नहीं करते। सेकेंड, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिमिटिव्स, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर बेस्ड है ये, है ना। कि इसमें ये माना जाता है कि जो रेटिंग एजेंसी है डज़ नॉट टेक ऑडिट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है जिस पर इंफॉर्मेशन बेस्ड है उसको चेक नहीं किया जाता, उसको एनालाइज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से जो क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस है उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जो इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, चाहे वो एक्यूरेट हो या इनएक्यूरेट हो। मतलब हमारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और जबकि आज के टाइम में जब न्यू कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके बाद थर्ड कमी इसके अंदर क्या है कि ये इक्विटी को रेटिंग नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है इक्विटी शेयर होल्डर तो वैसे ही रिस्क को टेक करते हैं, है ना। तो इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो बाकी सिक्योरिटीज़ को तो करती है, इक्विटीज़ को नहीं करती, जो कि किया जाना चाहिए। नेक्स्ट कि रेटिंग एक मैटर ऑफ ओपिनियन है, रिकमेंडेशन नहीं है कि जो आपको ये रिकमेंड करे कि वेदर टू परचेज द सिक्योरिटी और नॉट। वैसे हम उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक मैटर ऑफ ओपिनियन है, दैट मे बी रॉन्ग, जो गलत भी हो सकती है। और क्रेडिट रेटिंग डिपेंड करती है एक्सपर्टाइज के ऊपर या ऑनेस्टी के ऊपर, है ना। तो ये भी कई बार मिसगाइड कर देते हैं। और इसी तरीके से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसकी यूज़फुलनेस डिपेंड करती है रेटिंग एजेंसी की अपनी क्वालिटी के ऊपर। अगर रेटिंग एजेंसी की क्वालिटी अच्छी है, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, ऑनेस्टी से काम कर रही है, तो उसकी जो रेटिंग होगी उसको हर कोई मानेगा। लेकिन ऐसी कई एजेंसीज़ भी होंगी जो ऑनेस्टी से काम नहीं करती, है ना। तो उसका जो स्टाफ की क्वालिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो काफ़ी हेल्प करती हैं इन्वेस्टर्स की भी और कंपनी की भी, है ना। कि कंपनीज़ ये सोचकर कि उनकी रेटिंग होनी है, अपनी रेपुटेशन इमेज को बनाए रखने के लिए ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे उनकी जो रेटिंग है वो कम हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़, कि इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ को अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका क्या प्रोसेस है। देखो दोनों में डिफरेंस है। इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें ये था कि अगर कंपनी को अपनी रेटिंग करानी है तो उसका क्या प्रोसेस है। यहाँ है कि अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे आपने अगर अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनानी है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, कि सबसे पहले जो भी अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी खोलना चाहता है या इस काम को करना चाहता है वो एक एप्लीकेशन देगा टू द बोर्ड, सेबी बोर्ड, फॉर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेकेंड कि वो काम शुरू करने से कम 3 महीना पहले, है ना, बिफोर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट विद इन द 3 मंथ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम सच डेट। काम आपने शुरू कर दिया तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है, और या तो इमीडिएटली आपको साथ के साथ करना है बिफोर द सैट डेट कि आपने वो एक्टिविटी शुरू कर दी, या 3 महीने का टाइम आपके पास होता है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होता है। फिर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर सब रेगुलेशन 1 और 2 शैल बी मेड टू द बोर्ड इन फॉर्म ऑफ ए, और इसमें जो फ़ीस पे की जाती है वो कैसी होती है, नॉन रिफंडेबल, है ना, वो वापस नहीं होती है, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस होती है। और इसके बाद कि ऐसा पर्सन जो सब रेगुलेशन 2 में एप्लीकेशन देने में फ़ेल हो गया, है ना, ए पर्सन रेफर टू सब रेगुलेशन 2 हु फेल्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ए सर्टिफिकेट विद एन स्पेसिफाइड पीरियड, जैसे ऊपर बताया था 3 महीने के अंदर,
तो फिर उसको अपनी क्रेडिट रेटिंग की जो एक्टिविटी है उसको बंद करना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे ऊपर टाइम इन्होंने बताया था कि कोई भी पर्सन अगर क्रेडिट रेटिंग का काम शुरू कर देता है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर इनको जो है वो अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर वो नहीं करता जो स्पेसिफाइड पीरियड है तो उसको अपना रेटिंग का काम, क्रेडिट रेटिंग जो एक्टिविटी है उसका काम बंद करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रमोटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जो बोर्ड है वो ऐसी एप्लीकेशन जो रेगुलेशन 3 में आती है इन कंडीशंस को पूरा किए बिना एक्सेप्ट नहीं करेगी। सबसे पहला कि इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकंड, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, है ना, जो कि सेकंड शेड्यूल RBI के में आता है। फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया विद अप्रूवल ऑफ RBI, ए फॉरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिकॉग्नाइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग कंटिन्यूस नेट वर्थ ऑफ मिनिमम ₹100 करोड़, है ना, इतनी नेट वर्थ होनी चाहिए। तो अगर ये हैं तो इनका रेटिंग हो सकती है। तो इनके मतलब जो भी कंपनी आती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए तो वो इनमें से होना चाहिए, इनके प्रमोटर्स जो है वो ये होने चाहिए। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो एप्लीकेशन है जब भी आती है इन पर्सनस के थ्रू तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला, एप्लीकेशन इज सेटअप एंड रजिस्टर्ड एज कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 1956। जो भी कंपनी है अगर वो सेट की गई है और वो रजिस्टर्ड है, मतलब जो एप्लीकेंट है वो सेटअप है और रजिस्टर्ड है अंडर कंपनी लॉ एक्ट 1956, तो एक तो ये क्राइटेरिया है। सेकंड, उसने अपना मेमोरेंडम बना लिया हो, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो स्पेसिफाई करता हो कि आपका जो काम है वो क्या है, रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग करना, रेटिंग एक्टिविटी करना, वो उनका मेन काम है। थर्ड, एप्लीकेंट हैज़ अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹5 करोड़, कि 5 करोड़ की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, है ना। अगर आपकी इससे कम है तो आप 3 साल के अंदर अंदर आपकी जो नेटवर्थ है वो 5 करोड़ हो जाएगी। एक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास, और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए एप्लीकेंट के पास रेगुलेशन 4 के अंडर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब उसको नॉलेज भी हो, फाइनेंशियल साउंडनेस होनी चाहिए और जनरल रेपुटेशन होनी चाहिए पर्सन के पास, ठीक है। एंड नाइदर द एप्लीकेंट नोर इट्स प्रमोटर या डायरेक्टर ऑफ एप्लीकेंट इन्वॉल्व इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, इससे लीगल प्रोसीडिंग में वो इन्वॉल्व ना हो विद द सिक्योरिटीज़, और एप्लीकेंट हैज़ इन इट्स एम्प्लॉयमेंट पर्सन हैविंग एडिक्वेट प्रोफेशनल एंड अदर रेलिवेंट एक्सपीरियंस टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द बोर्ड, कि इसको काम करने का पूरा एक्सपीरियंस हो, है ना। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अभी कह रहा है ना तो एप्लीकेंट और ना ही पर्सन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड है क्रेडिट रेटिंग के साथ, उसने कभी बोर्ड को रिफ्यूज़ किया हो सर्टिफिकेट लेने से, ना ही कोई प्रोसीडिंग हो उसके अगेंस्ट, किसी भी एक्ट के अंडर लीगल कोई प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये 4-5 कंडीशन हैं, ये अगर इनकी पूरी होती हैं तो ये एलिजिबल हो जाते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन टू कंफर्म टू रिक्वायरमेंट, कि उनका रिक्वायरमेंट जो है वो कौन कौन सी पूरी होती है उसको कंफर्म किया जाता है। तो कोई भी एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट के लिए आती है विच इज़ नॉट कंप्लीट, ये तो देखो हर जगह होता है कि अगर कंप्लीशन नहीं होगी एप्लीकेशन तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकंड, प्रोवाइडेड दैट बिफोर रिजेक्टिंग, इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से पहले एप्लीकेंट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जो ऑब्जेक्शन आपके ऊपर लगा हुआ है, 30 डेज़ के अंदर अंदर आप उसको रिमूव कर दीजिए, है ना, ये टाइम दे दिया जाता है। और अगर एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करता है कि उसको और भी फर्दर टाइम चाहिए तो उसकी रिक्वेस्ट पर ये टाइम बढ़ाया भी जा सकता है, 30 डेज़ से ज़्यादा भी मतलब फर्दर टाइम भी दिया जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज़, 30 दिन से ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी टाइम बढ़ाया जा सकता है, विद इन 30 डेज़ ही होता है। जितना टाइम उनको दिया उससे रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा और भी ले सकते हैं अपनी टाइम लिमिट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन एंड पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, कि जो बोर्ड है वो एप्लीकेंट को ये कह सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन बोर्ड के सामने उसको प्रेजेंट करनी होगी, है ना। और अगर उसको आने के लिए भी कहा जाता है तो उसको अपनी पर्सनल रिप्रेजेंटेशन भी देनी होगी, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर या सर्टिफिकेट के टाइम पर उसको खुद भी आना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, अगर बोर्ड सेटिस्फाई हो जाता है कि एप्लीकेंट एलिजिबल है तो फिर उसको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है इन फॉर्म बी, है ना। एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस, कि सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जब वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो पार्ट ए में दी हुई है वो उनको पे करनी पड़ेगी,
है ना, उसके बाद ही उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद देखिए कंडीशंस ऑफ सर्टिफिकेट, कि जो सर्टिफिकेट उनको मिला है उसकी क्या कंडीशन है और क्या वैलिडिटी है। तो वैलिडिटी सर्टिफिकेट की रहती है 3 साल की। और फर्स्ट पॉइंट जैसे इन्होंने बताया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शेल कंप्लाई विद द प्रोविज़न ऑफ एक्ट। एक तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगी, और जो रेगुलेशन जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं, है ना, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस, उनको वो फॉलो करेगी। तो जो सर्कुलर दिया गया है उनको वो फॉलो करेगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बोर्ड को बाद में भी गलत प्रूव होती है ना, या कुछ गलत स्टेटमेंट उन्होंने दी, तो फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बोर्ड को राइटिंग में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मतलब इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर वो उनको ऐसा लगता है कि कोई भी स्टेटमेंट उन्होंने गलत शो कर दी है, या कुछ मिसलीडिंग है ना, या कुछ चेंज हुआ है, मतलब सर्टिफिकेट लेने के दौरान आपने जो कहा था उसके बाद कुछ चेंज हुआ है, तो वो इसको इन्फॉर्म करेगी। और जैसे बताया इसका जो पीरियड है वैलिडिटी का वो कितना है, 3 साल। उसके बाद देखिए रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, कि 3 साल हो गए, उसके बाद अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसको रिन्यू कराना चाहे तो रिन्यूअल की जो फ़ीस होती है ना, वो पे करके रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन टू द बोर्ड वो दे सकती है ना। और 3 महीने पहले, जैसे जब भी उनकी वैलिडिटी ख़त्म होनी है उससे कम से कम 3 महीने पहले उनको अप्लाई करना होगा, और जो भी रिन्यूअल फ़ीस है वो सबमिट करानी होगी। और इसके अलावा वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जैसे कि पहले थे, सेम वही उनको जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। आप देखिए ये एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है 50,000, कि अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस अलग है, अप्लाई करने की 50,000 है, रजिस्ट्रेशन की 26,66,700 है, और बैलेंस फ़ीस फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये 6,66,700 है, और 10 लाख है रिन्यूअल फ़ीस, है ना। तो मेन रजिस्ट्रेशन फ़ीस और रिन्यूअल फ़ीस है। तो इस तरह से फ़ीस भरकर कोई भी कंपनी या कोई भी एप्लीकेंट, कोई भी पर्सन अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बना सकता है। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना। कल हम लेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्रेडिट रेटिंग का, कि क्या जनरल ऑब्लिगेशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की।